हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे पादप प्रजनन मींस प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो पादप प्रजनन होता क्या है, प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो पादप प्रजनन वह कला मिश्रित वैज्ञानिक विधि है जिसमें आप फसलों को उसको सुधार करके उसमें सुधार लाके उसे और अधिक उपयोगी या फिर और अधिक आर्थिक महत्व वाला बनाया जा सके, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपको बार बार इसलिए रिमाइंड करती हूँ क्योंकि ये जो पादप प्रजनन है, प्लांट ब्रीडिंग का जो टर्म्स है वो हमें क्लियर हो जाए और क्लियर होते रहे, हमारे माइंड में बैठ जाए कि पादप प्रजनन और प्लांट ब्रीडिंग आखिर है क्या। तो हम देख रहे थे पादप प्रजनन की विधियां, मतलब कि बेसिकली इसको बोलते हैं फसलों को सुधार लाने की विधियां, मतलब प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स, जिसमें हमने पहला पढ़ा था इसके मेथड्स में, इसकी विधियां में पहला था हमारा वरण या फिर चयन जिसे सिलेक्शन बोला जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था संकरण जिसे हाइब्रिडाइजेशन का बोला जाता है। तीसरा हमने पढ़ा बहुगुणिता प्रजनन, ठीक है। बहुगुणिता प्रजनन हमने देखा था, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग देखने के बाद हमने उसमें प्रेरित उत्परिवर्तन देखा था, देखिए प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन देखा, ठीक है। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन देखने के बाद हम इसकी जो विधियां हैं, पादप प्रजनन की विधियां, मतलब को फसल में सुधार लाने की जो विधियां, मेथड देख रहे हैं, उसमें आज हम देखते हैं ऊतक संवर्धन, ठीक है। ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन जिसे बोला जाता है टिश्यू कल्चर। तो आज हम देखेंगे ऊतक संवर्धन क्या है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये फसलों में सुधार लाने की कैसी विधि है। तो ऊतक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर वो मेथड है, वह विधि है जिसमें किसी पौधे का कुछ भाग या फिर उसका टिश्यू लेकर, उसका ऊतक लेकर या फिर उसकी कोशिका को लेकर उसका संवर्धन माध्यम में कल्चर करके उसका नया पौधा प्राप्त किया जाता है, पूर्ण विकसित पौधा प्राप्त किया जाता है। उस विधि को, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम बोलते हैं ऊतक संवर्धन, ठीक है। ऊतक संवर्धन होता क्या है, टिश्यू कल्चर आखिर है क्या। तो ऊतक संवर्धन वह विधि है जिसमें हम किसी पौधे के कुछ भाग, उसका कुछ अंग हो सकता है या फिर उसकी कोशिका या फिर उसकी ऊतक या फिर उसके अंग को लेकर हम किसी माध्यम में, संवर्धन माध्यम में उसे संवर्धित कराकर एक नया पूर्ण विकसित पौधा प्राप्त करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, विधि को, मेथड को हम ऊतक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो जो पहले साइंटिस्ट थे स्टीवर्ट, ठीक है, स्टीवर्ट थे, उन्होंने 1950 को 1950 में स्टीवर्ट ने 1950 स्टीवर्ट ने एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1950 में 1950 में बताया था पौधे के इस गुण को, पौधे की इस क्षमता को बताया था, जिसमें पौधे में ये क्षमता होती है कि अगर उसे किसी भाग को, उसके ऊतक या कोशिकाओं को अलग कर उसे संवर्धित माध्यम में तैयार किया जाए तो एक पूर्ण विकसित पौधा तैयार करने की क्षमता होती है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे स्टीवर्ट, उन्होंने 1950 में ये बात कही थी कि पौधे में यह गुण होता है, पौधे में यह क्षमता होती है कि वो अपने किसी भाग से अगर उसको संवर्धित माध्यम में तैयार किया जाए तो वो एक नया पौधा बना सकता है। अब क्या होता है इस विधि में, क्या होता है ऊतक संवर्धन में, इस विधि में आखिर होता क्या है। तो ऊतक संवर्धन में पहले क्या करते हैं, किसी पौधे का कुछ उसकी कोशिका ले सकते हैं, यानी कि उसकी सेल या फिर उसका ऊतक या फिर उसका टिश्यू जिसे बोला जाता है, या फिर उसके किसी अंग को, किसी भाग को लेकर किसी माध्यम में, ठीक है, संवर्धित माध्यम में, किसी कल्चर में उसका संवर्धन कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है। उसके बाद उससे एक नया पौधा प्राप्त होता है, ठीक है, एक नया पौधा प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं, पूरा प्रोसेस को, इस पूरी मेथड को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इससे क्या है,
इससे पौधे के इस गुण का पता चलता है कि उसमें उसके अगर किसी भाग को अलग करके अगर उसका हम माध्यम कल्चर कराते हैं तो उसमें भी कैपेबिलिटी होती है एक नया पौधा तैयार करने की। ठीक है, तो जो उत्तक संवर्धन द्वारा इस टिश्यू कल्चर द्वारा पादप प्रजनन में, प्लांट ब्रीडिंग में क्या लाभ है, पादप अभिरंजन में क्या लाभ है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तक संवर्धन द्वारा पादप प्रजनन में लाभ। ठीक है, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर को समझने के बाद हम देखते हैं कि इस जो टिश्यू कल्चर को हम पढ़ रहे हैं, जो मेथड है, उससे आगे हमको कुछ लाभ है कि नहीं। इस पादप प्रजनन के जो प्रोसेस है, उसके मेथड, जो पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग होती है, उसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस या फिर रोल है कि नहीं। तो अब देखते हैं उत्तक संवर्धन द्वारा पादप प्रजनन में लाभ क्या है, प्लांट ब्रीडिंग में उसका एडवांटेज क्या है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे लाभ है। इसमें स्टार्ट हम करेंगे पहला सूक्ष्म प्रवर्धन से। सूक्ष्म प्रवर्धन से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, उत्तक संवर्धन से जो लाभ हो रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन में, उसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं सूक्ष्म प्रवर्धन से, जिसे माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो जो सूक्ष्म प्रवर्धन है, माइक्रो प्रोपेगेशन है, वो कायिक जनन की एक विधि है। किसकी विधि है? कायिक जनन जो होती है उसकी विधि है ये सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण जो पौधा होता है उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, उसको तीव्रता से उसमें कायिक प्रवर्धन होता है, कराया जाता है। कोई पौधा हो गया जिसमें आपको ये प्रोसेस चाहिए, ठीक है, तैयार करना है, तो किसी इसको क्या है, जो सूक्ष्म प्रवर्धन बेसिकली क्या है, कायिक जनन की एक विधि है, एक मेथड है। तो एक जो पौधा रहेगा उसमें महत्वपूर्ण जो पौधा आपने किसी को लिया, ठीक है, उसमें तीव्रता से आपको ये जो कायिक प्रवर्धन है वो कराना होता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जो संकर पौधे, जो हाइब्रिड प्लांट्स प्राप्त होते हैं, हमें जो मिलते हैं, वो क्या होते हैं, जनन की दृष्टि से वो बंधे होते हैं। ठीक है, जनन की दृष्टि से बंधे होते हैं, बट वो उपयोगिता की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होता है, जो संकरित पौधे या फिर पादप हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हाइब्रिड प्लांट्स हमें मिलते हैं, जो संकरित संतानें हमें मिलती है, पादप मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, जो भी बोलो हाइब्रिड मिलता है, वो क्या होता है, जनन की जो दृष्टि से, जनन के योग्य से हमारे लिए क्या होते हैं, बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, बट वो उपयोगिता, इंपॉर्टेंस, यूजेज की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या होता है, पहले ये बंध पौधों के लिए एक ऐसा शिशु पादप तैयार किया जाता है। ठीक है, एक संवर्धन माध्यम में सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, इस माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा एक मतलब पादप से उसके उत्तक या फिर उसके कोशिका को लेकर एक शिशु पादप तैयार किया जाता है। अभी इस शिशु पादप का प्रयोग हम ये जो बंध है, संकरित पौधे जो पादप है, उसके विकास के लिए करते हैं, उसमें आगे उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये शिशु पादप क्या करता है, जो बंध जो पौधे होते हैं, जो बंध पादप होते हैं, उसकी कलिका या फिर किसी भाग को लेकर हम उसको जो कल्चर है संवर्धित माध्यम में, उसमें उसको कल्चर कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस कल्चर में, उस माध्यम में कुछ कोशिकाएं या फिर उत्तक हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें जड़ और तना का भी विकास होता है। जड़ और तना का विकास होता है तो बेसिकली उसके बाद हमें वहां पे माध्यम में शिशु पादप होता है, वो प्राप्त होता है, शिशु पादप देखने को मिलता है। अब इसको क्या करते हैं, हम मिट्टी में स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो माध्यम से जो हमें शिशु पादप प्राप्त हुआ, जो मिला, उसे हम मिट्टी में स्थानांतरित ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे हमें पूरा विकसित, पूर्ण विकसित पौधा हमें तैयार देखने को मिलता है। तो ऐसे सूक्ष्म प्रवर्धन से हमें उत्तक संवर्धन जो है उसका लाभ देखने को मिलता है। मतलब कि इस विधि से हम कैसे किसी
जो संकरित बंध प्लांट्स हैं, जो पादप है, उसमें भी प्रजनन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, जो बंध होते हैं जनन की दृष्टि से, जो बंध है ना, संकरित जो पौधे हैं, संकर प्लांट्स हैं, हाइब्रिड प्लांट्स, वो बंध है ना, तो उनको हम कैसे प्रजनन की दृष्टि से शो कर रहे हैं, वो सूक्ष्म प्रवर्धन की मेथड विधि से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन होता क्या है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो कायिक जनन की विधि है। क्या है? कायिक जनन की एक विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन। अब क्या होगा, कायिक जनन की विधि है तो इसमें एक पौधा लेते हैं, पौधा को उसमें कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद ये बताया जाता है कि जो संकरित पौधे होते हैं, ठीक है, जो संकर से प्राप्त पौधे होते हैं, वो जनन की दृष्टि से क्या होते हैं, बंध होते हैं। जनन की दृष्टि से बंद होते हैं, पर हमारी उपयोगिता की दृष्टि से वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस संवर्धन माध्यम से, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा शिशु पादप एक रहता है, उसको तैयार किया जाता है। अब ये शिशु पादप क्या करता है, जो ऐसे संकरित पौधे जो रहते हैं, जो बंध होते हैं, उनको क्या कराता है, उनमें जो उनका किसी कलिकाओं को लेकर या फिर उनकी कोशिकाओं को लेकर संवर्धित माध्यम में, किसी माध्यम में, कल्चर में उसको संवर्धित कराया जाता है, करके तैयार किया जाता है। अब उस माध्यम में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं प्राप्त हो जाती है, फिर उस कोशिकाओं से क्या, जड़ और तना का विकास हो जाता है। जड़ और तना के विकास के बाद हमें एक शिशु पादप उस माध्यम में प्राप्त हो जाता है, मतलब कि उस कल्चर की बात कर रहे हैं ना, जहाँ तैयार किया जा रहा है। अब जब उसमें शिशु पादप प्राप्त होता है तो उस कल्चर से हम उसको कहाँ, मिट्टी में स्थानांतरित कर लेते हैं। मिट्टी में चले जाता है तो मिट्टी से क्या, एक पौधा विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन से हमें एक पूर्ण विकसित पौधा तैयार करने को मिला, देखा। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो एंडोस्पर्म होते हैं पौधे के, एंडोस्पर्म से या फिर उसके पराग कोशों से या फिर उसके जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं, किसी भी भाग से पौधों का भ्रूण तैयार किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। उसके बाद एक नया पादप, नया पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊतक संवर्धन में पादप प्रजनन, जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो लाभ है, उसमें हमने पहला सूक्ष्म प्रवर्धन देखा, उसका पूरा प्रोसेस समझ लिया। ठीक है, जो माइक्रो प्रोपेगेशन का। अब दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि रोग मुक्त पादपों का उत्पादन। रोग मुक्त पादपों का उत्पादन, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स। ठीक है, अब हम इसमें जो लाभ पढ़ रहे हैं, इससे ऊतक संवर्धन द्वारा होने वाले, टिश्यू कल्चर द्वारा होने वाले एडवांटेज देख रहे हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में होते हैं। उसमें हम दूसरा देखेंगे, रोग मुक्त पादपों का उत्पादन। ठीक है, कि जो रोग मुक्त होते हैं पादप, उसको उत्पादन कैसे किया जा सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, मतलब कि जो डिजीज से फ्री हो ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन करना, मतलब कि जो रोग मुक्त हो, रोग जिसमें ना हो, संक्रमित ना हो, ऐसे पादपों को उत्पादन करना। इसमें क्या होगा, जो कायिक जनन से क्या होते हैं, कायिक जनन से जो प्लांट्स बनते हैं, कायिक प्रवर्धन जो करने से जो प्लांट्स बनते हैं, उसमें रोगाणु देखने को मिलते हैं। तो रोगाणु देखते हैं, तो रोगाणुओं से क्या होता है, वो रोगी हो जाएंगे और रोग मुक्त ना हो पाएंगे। तो उसमें जो कायिक प्रवर्धन के कारण क्या होता है, प्लांट्स में, पादपों में रोगाणु देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे क्या डिजीज होता है प्लांट्स में। तो क्या होता है, उसे संवर्धन माध्यम में जब ऐसे संक्रमित पादपों का संवर्धन कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है, टिश्यू कल्चर कराया जाता है, तो जिसके जो भ्रूण बनते हैं वो क्या होते हैं, रोग मुक्त बनते हैं। ठीक है, संक्रमित नहीं होते हैं वो, तो वो संक्रमित मुक्त भ्रूण बनते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं रोग मुक्त पादपों का उत्पादन करना। ठीक है, रोग मुक्त पादपों का उत्पादन होता है इससे, जैसे कि इस विधि से हम आलू, गन्ना, शकरकंद, डहेलिया, ऐसे पादप की प्रजाति हमने तैयार की है जो रोग मुक्त होती है। तो रोग मुक्त पादपों का उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स में हमने क्या देखा कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे होते हैं वो
रोग युक्त हो जाते हैं, मतलब उसमें रोगाणु आ जाते हैं कायिक प्रवर्धन के कारण। तो जो ऐसे संक्रमित जो पौधे होते हैं, रोग युक्त पौधे होते हैं, अगर उनका हम संवर्धन कराते हैं, कल्चर कराते हैं, टिश्यू कल्चर, तो उसमें क्या होता है, रोग मुक्त भ्रूण बनते हैं, संक्रमित मुक्त भ्रूण बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना हम आलू, शकरकंद, डहेलिया, गन्ना जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए आपको बताए, ऐसे पादप की जातियां हम इससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये था हमारा रोग मुक्त पादपों का उत्पादन, प्रोडक्शन और डिजीज फ्री प्लांट्स। अब हम देखते हैं अगुणित नरों का उत्पादन। अगुणित नरों का उत्पादन, इसे बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। ठीक है, अगुणित नरों का उत्पादन देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। ठीक है, अब अगुणित नरों का उत्पादन देखते हैं। तो जो प्रकृति होती है हमारे नेचर में, जो अगुणित जो वयस्क होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है, उसके जो नंबर्स है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अगुणित नरों की या फिर अगुणित वयस्क की। तो क्या होता है, इस ऊतक संवर्धन जो हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर का जो मेथड, जो विधि पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से उसके द्वारा जो पराग कोश होते हैं, उसको जो पूर्ण विकसित प्लांट्स होते हैं, पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, उसमें ये अगुणित नरों का विकास किया जाता है। ठीक है, परागकोश का क्या करते हैं, परागकोशों का पूर्ण विकसित जो पौधा उसमें विकसित कराकर हम अगुणित नर के पादपों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो पहले जो महेश्वरी थे वैज्ञानिक, ठीक है, महेश्वरी वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो धतूरा की एक प्रजाति होती है उससे अगुणित नरों का उत्पादन किया था। ठीक है, किसने, महेश्वरी ने क्या किया था, जो धतूरा के जो कोई प्रजाति होती धतूरा पादप की, उससे अगुणित नर पादपों का विकास किया था। उन्होंने सर्वप्रथम इसका विकास किया था, उसके बाद कम से कम लगभग 250, ठीक है, 250 अगुणित नर पादप का पौधों का विकास हुआ है। ठीक है, तो अगुणित नरों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स, मतलब कि अगुणित जो वयस्क होते हैं, बेसिकली प्रकृति नेचर में उनकी संख्या जो होती है वो कम होती है, कम देखने को मिलती है। इसलिए क्या कराया जाता है, इस ऊतक संवर्धन जो टिश्यू कल्चर का हम मेथड विधि देख रहे हैं ना, उसके द्वारा जो पराग कोश होते हैं उसको पूर्ण विकसित जो पौधा होता है उसमें तैयार किया जाता है, उसका संवर्धन कराया जाता है, फिर उससे क्या होता है, उसके बाद एक अगुणित नर पादप का विकास होता है उससे। तो जो वैज्ञानिक थे महेश्वरी, उन्होंने सबसे पहले जो धतूरा की प्रजाति थी, धतूरा की प्रजाति से उन्होंने इसका विकास किया था कि अगुणित नर के पादप का। तो लगभग कितना बताया मैंने, 250 पादपों का इसी विधि द्वारा, इसी मेथड द्वारा विकास हुआ है। तो जो अगुणित जो नर पादप होते हैं वो पादप संकरण से संबंधित उसमें बहुत सारी सुविधाएं पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, और ये क्या होते हैं, जो अगुणित जो नर पादप होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें 10 वर्ष के स्थान पर 5-6 वर्ष में ही नए प्रजाति लाने का, नई प्रजाति विकास करने का उसमें क्षमता होती है। क्या होती है, जो अगुणित नर पादप में पौधा जो बनता है उसमें कुछ पौधों में नई जाति लाने का 10 वर्ष या फिर उससे अधिक होता है, बस इसमें 5-6 वर्षों में ही नई जातियों को विकास करने की कैपेबिलिटी होती, क्षमता होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो अगुणित जो नर पौधा है वो क्या है, पादप संकरण के लिए उसमें कुछ सुविधाएं पाई जाती है। तो क्या होता है, उसमें जो पुनर्संयोजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन जल्दी होता है, पुनर्संयोजन जल्दी होता है, और इसमें
जो द्विगुणित अगुणित जो नर पादप होता है, जो कोल्चिसिन का उपयोग होता है उसमें, और द्विगुणित शुक्राणुओं का उसके पहले चरण में द्विगुणित शुक्राणुओं का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कोल्चिसिन का उपयोग करके, कोल्चिसिन मैंने बताया था ना जिसका स्वबहुगुणिता में उपयोग किया जा रहा था, तो उसको क्या करते हैं, कोल्चिसिन का उपयोग करके इसमें पहले ही चरण में द्विगुणित शुक्राणुओं को प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें पुनर्संयोजन जो रिकॉम्बिनेशन है जल्दी हो जाता है। और क्या होता है, जो नए उत्परिवर्ती बनते हैं इस पौधे से, क्या बताया मैंने, जो नए उत्परिवर्ती अगुणित पादप की वो प्रजनन के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल होते हैं। ठीक है, प्रजनन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुकूल होते हैं। तो ये सुविधाएं उन्हें पादप संकरण की दृष्टि से ये सुविधाएं जो अगुणित नर पादप होती है उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर हमने समझा। उत्तक संवर्धन होता क्या है, तो उत्तक संवर्धन द्वारा पादप प्रजनन में हम लाभ पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन हो गया, रोग मुक्त पादपों का उत्पादन हो गया, अगुणित नरों का उत्पादन हो गया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा होगा उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर में। उसके लाभ में हम देखेंगे सफल संकरण के लिए भ्रूण रक्षा। ठीक है, सफल संकरण के लिए भ्रूण रक्षा जिसे बोलेंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर में कि जो हम लाभ पढ़ रहे हैं पादप प्रजनन के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, उसमें फोर्थ हमारा होगा सफल संकरण के लिए भ्रूण रक्षा या फिर एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो अंतरजातीय जो संकर होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं, या तो वो उनके जो भ्रूण होते हैं, जो बीज होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, विकसित नहीं हो पाते हैं। तो क्या किया जाता है इसके लिए, जो मादा जनक होते हैं उसमें जो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनते हैं, वो मादा जनक के जो अंडाशय होते हैं उससे बाहर निकाल लिया जाता है और उसे दूसरे किसी संवर्धन माध्यम में, किसी कल्चर में उसे विकसित करा जाता है। फिर वो विकसित होने के बाद उसका पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, उसको संवर्धन माध्यम में उसको ग्रोथ करा के, विकसित करा के उसका नया पौधा विकसित हो जाता है। तो क्या बताया मैंने कि सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा कैसे की जाती है, एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो अंतरजातीय संकर से जो संकरण से क्या होता है, जो पौधे बनते हैं वो बेसिकली या तो उसके भ्रूण या बीज मर जाते हैं, मतलब जी नहीं पाते, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है, इसके लिए निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसको क्या करते हैं, जो मादा जनक होती है उससे अंडाशय से अलग करके उसे संवर्धन माध्यम कल्चर में ग्रोथ कराते हैं। उससे भी क्या होता है, नया पौधा विकसित हो जाता है। ऐसे फेजियोलस और टमाटर इसके एग्जाम्पल है। ये दोनों का संकरण करा के इससे नए उत्पादन वाली, अधिक उत्पादक वाली पौधे, फसलें तैयार की गई है इस मेथड का यूज करके। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं। ये था हमारा सफल संकरण के भ्रूण की रक्षा, एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे उत्परिवर्तियों का प्रेरण एवं चयन। उत्परिवर्तियों का प्रेरण व चयन जिसे बोलेंगे इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स।
म्यूटेंट्स, ठीक है। उत्परिवर्तियों का प्रेरण और चयन, तो क्या होता है जो उत्तक संवर्धन, जो टिश्यू कल्चर है कि टेक्निक में जो संवर्धन माध्यम होता है, जो कल्चर होता है, उसमें पौधों को जो पौधे उसमें विकसित हो रहे हैं उसमें कुछ विषैले पदार्थ या फिर कुछ लवण मिनरल्स डाल दिए जाते हैं। तो क्या होता है जो उत्परिवर्तन के कारण उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता दिखाई देती है, ठीक है, उसमें क्या होता है संवर्धन माध्यम में उत्परिवर्तन के कारण उसमें प्रतिरोधक क्षमता दिखाई देती है। तो ये उत्परिवर्ती क्या होते हैं रोगाणुओं के प्रति, ठीक है, रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता दिखाते हैं। तो इससे हुए विकसित जो पौधे, इससे क्या होता है इस टेक्निक का यूज करके रोगों के प्रति या फिर रोगाणुओं के प्रति अधिक प्रतिरोधकता क्षमता वाले फसलों का पादपों का विकास किया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या बताया जा रहा है कि उत्परिवर्तियों का प्रेरण और चयन, इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स में, कि अगर किसी संवर्धन माध्यम में जिसमें पौधे या फिर पादप जो विकसित हो रहे हैं, संवर्धित हो रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं कुछ लवण मिनरल्स या कुछ विषैले पदार्थ डाल देते हैं। उसके डालने से क्या होंगे जो पौधे उसमें जो ग्रोथ हो रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं उस माध्यम में, वो क्या करेंगे उसके प्रति प्रतिरोधकता क्षमता दिखाएंगे उत्परिवर्तन के द्वारा। तो जो ऐसे उत्परिवर्ती बनेंगे वो क्या होंगे अधिक प्रतिरोधकता क्षमता वाले होंगे और क्या करेंगे उसके प्रति अधिक रोगाणुओं के प्रति ऐसी फसलों का इसमें निर्माण होगा, विकसित होगा जो रोगाणुओं के प्रति अधिक अपनी प्रतिरोधकता क्षमता शो करते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक पूर्वजक, जो नेक्स्ट होगा एक पूर्वजक, उसको बोल सकते हैं विभिन्नता, ठीक है, या फिर कायिक विभिन्नता। ये 6 नंबर का हो जाएगा। उत्परिवर्तों का जो प्रेरण और चयन है वो हो गया। उसके बाद कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता, कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता, जिसे बोलेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन, ठीक है। ये क्या होता है कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता, सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो कायिक जनन के दौरान जो संवर्धन माध्यम में जो संतानें बनेगी, ठीक है, कायिक प्रवर्धन के दौरान, ठीक है, के दौरान जो संतानें संवर्धन माध्यम में ग्रोथ करेंगी तो उसमें क्या होती है एक विभिन्नता देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। उसी क्या बोलते हैं कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता या फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो जो उत्तक माध्यम में जब पौधे को संवर्धन माध्यम में बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो संवर्धन माध्यम में बढ़ाया जाता है तो संतानों में जब मतलब कि किसी पौधों को या फिर उत्तक को किसी माध्यम में कल्चर में संवर्धित करा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है, तो उससे जो संतति बनेगी, जो संतानें बनेगी, उसमें वेरिएशन विभिन्नता देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखने को मिलता है। इससे क्या होती है इसे कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता या फिर सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती, वेरिएशन होती है, तो स्थायी होती है, स्थायी होती है, जो पादप प्रजनन के लिए क्या होती है लाभदायक होती है, ठीक है। तो ये था कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता, सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब हम देखते हैं जीव द्रव्य संकरण या फिर कायिक संकरण। जीव द्रव्य संकरण या फिर कायिक संकरण, जिसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम देखते हैं,
ठीक है। जीवद्रव्य संकरण या कायिक संकरण सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में यह एक ऐसी विधि है जिसमें दो भिन्न जातियों के अनुवांशिकी द्वारा अनुवांशिक पदार्थों जैसे कि उसके जीव द्रव्यों को मिलाकर संकरण कराया जाता है। ठीक है, इसमें जीवद्रव्य संकरण कायिक संकरण से क्या समझेंगे कि इसमें दो भिन्न जातियों के जीव द्रव्यों को आपस में मिलाया जाता है, उसमें संकरण होता है, तो उसे हम जीवद्रव्य संकरण या फिर कायिक संकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो उनकी कोशिका वृद्धि होती है सेल्यूलेज और पेक्टिनेज। ठीक है, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज की उपस्थिति में, ऐसे प्रकीर्ण एंजाइम की उपस्थिति में ये जो सेल्स होते हैं उसकी कोशिका भित्ति, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, गल जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो उसमें उसके अंदर जो प्रेजेंट उपस्थित जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो क्या होता है, नग्न हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो ये दोनों जीव द्रव्य आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, आपस में मिल जाते हैं। तो इसी पूरी क्रिया को, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य संकरण या फिर कायिक संकरण। तो पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि जब दो ऐसी भिन्न जाति या फिर एक ही जाति के जो कोशिका होती है उसके जीव द्रव्य को मिलाया जाता है तो वो आपस में मिल जाते हैं सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में आपस में मिल जाते हैं और ये जीव द्रव्य जिस बिंदु पे आप एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो गल जाती है। फिर से क्या ये जो दोनों जीव द्रव्य आपस में मिल गए और आपस में गोलाकार संरचना बना लेते हैं। ठीक है, गोलाकार संरचना बना लेते हैं। इससे क्या बोलेंगे, हेट्रोकैरियोन बोलेंगे। इस संरचना को हेट्रोकैरियोन बोलते हैं। अब इस हेट्रोकैरियोन को दूसरे संवर्धन मतलब कि कल्चर में जब इसे संवर्धित कराते हैं, माध्यम में ग्रोथ कराते हैं तो क्या होता है, इसमें केंद्रक बनते हैं। ठीक है, केंद्रक का निर्माण होता है और साथ ही साथ इसके चारों तरफ जो कोशिका भित्ति गल गई थी तो उसकी कोशिका भित्ति बनती है। अब ये कोशिका भित्ति बन जाती है, उसके बाद दूसरे संवर्धन माध्यम में एक कल्चर में इसे ग्रोथ कराते हैं तो फिर देखते हैं कि गुच्छेदार छोटे छोटे पौधे बनते हैं। अब गुच्छेदार छोटे छोटे पौधे बनते हैं तब इसे मिट्टी में स्थानांतरित, मिट्टी में उगाते हैं, इसे विकसित कराते हैं। तो मिट्टी विकसित कराने के बाद जो पौधे बनते हैं वो अपने जनक की कंपेयर में अधिक अलग अलग विभिन्नता वाले, अलग वेरिएशन वाले बनते हैं। तो इससे जीवद्रव्य संकरण, कायिक संकरण से हमें देखने को मिलता है कि इस विधि मेथड से हम अलग अलग विभिन्नता वाली संतानें, अधिक उपयोगी वाली संतानें या फिर इच्छानुसार जो लक्षण गुणों वाली संतानें, पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवद्रव्य संकरण, कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये संकरण है जिसमें दो भिन्न आनुवंशिक जातियों वाले जीव द्रव्य को आपस में मिलाकर संकरण कराते हैं, उसे कायिक संकरण या फिर जीवद्रव्य संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेलुलेज और पेक्टिनेज की प्रेजेंट में उपस्थिति में जो उनकी कोशिका भित्ति, दोनों सेल की कोशिका भित्ति होती है वो गल जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, नष्ट हो जाने के कारण जो इसके जो जीव द्रव्य हैं, जो प्रोटोप्लाज्म वो नग्न हो गए, खुल गए, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब क्या हुआ, तो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में प्रयोग किया। तो उन्होंने बताया कि जो जीव द्रव्य थे कोशिका भित्ति के कारण जो नग्न हो गए, तो दोनों जिस स्पर्श बिंदु, दोनों जैसे कि ये दो सेल जीव द्रव्य है ना, ये जो जिस बिंदु पे टच करते हैं यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी गल जाती है। तो आपस में ये लोग सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में दोनों गल जाती है तो ये गोलाकार संरचना बना लेते हैं, गोलाकार संरचना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोकैरियोन बोलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हेट्रोकैरियोन को किसी संवर्धन माध्यम में, किसी कल्चर में इसको संवर्धित कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें केंद्रक बन जाता है, न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद इसके चारों ओर क्या होता है, जो कोशिका भित्ति पहले गल चुकी थी अब इसके चारों ओर कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, डेवलप हो जाती है। अब क्या होता है,
अब इसको दूसरे संवर्धन माध्यम में ग्रोथ कराते हैं, तो दूसरे में कराते हैं तो इसमें पौधे के छोटे छोटे गुच्छेदार पौधे बनते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिट्टी में स्थानांतरित करते हैं इसके विकसित होने के लिए। तो मिट्टी में बनाते हैं तो इससे नए वेरिएशन वाले, नए विभिन्नता वाले, अपने जनक से विभिन्नता रखने वाले पौधे या संतानें बनती है। ठीक है, तो मतलब कि इस मेथड, इस विधि से हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रकार के विभिन्नता वाले, नई किस्म वाले, इच्छानुसार गुण लक्ष्य वाले ऐसे पौधों का हम निर्माण, विकसित किया जा सकता है इस मेथड को यूज करके। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम देख रहे थे पादप प्रजनन। ठीक है, पादप प्रजनन मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग, उसकी विधियां देख रहे हैं, उसकी मेथड देख रहे हैं, जिसमें हम फसलों में सुधार लाने की विधि देख रहे हैं, फसलों को उपयोगी बनाने की विधि देख रहे हैं, जिसमें आज हमने उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर के बारे में, इस मेथड के बारे में पढ़ा। तो उत्तक संवर्धन मतलब कि किसी पादप में, किसी पौधे में उसके किसी भाग को या फिर उसकी कोशिका, उसकी उत्तक या फिर किसी अंग को लेकर उसका किसी कल्चर में, संवर्धन माध्यम में उसे संवर्धित कराकर, संवर्धन कराकर, कल्चर कराकर एक नया पौधा विकसित करना, एक नया पौधा प्राप्त करना, उसे हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन और टिश्यू कल्चर। तो ये उत्तक संवर्धन जो होता है, टिश्यू कल्चर होता है, उसका क्या रोल है, मतलब कि पादप प्रजनन में उससे क्या लाभ होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके लिए हमने ये सब लाभ देखे हैं, जिसमें हमने पहले सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन देखा कि इसमें क्या होता है। हमने रोग मुक्त पादपों को उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, उस अगुणित नरों का उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स, सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा करना, एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन, उत्परिवर्तियों का प्रेरण व चयन, इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स, कायिक एक पूर्वजक विभिन्नता, सोमाक्लोनल वेरिएशन, फिर जीव द्रव संकरण या कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखा। ठीक है, तो ये सब लाभ होते हैं उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन में, फसलों में सुधार लाने के लिए, मतलब कि फसलों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। ठीक है, अब पादप प्रजनन की जो भी विधि होगी, मतलब फसलों को सुधार लाने की विधि होगी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।